सा वैल्यू होल्ड करेगा, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल में इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा। ये डेटा टाइप बता रहा था हमें, ठीक है। डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन मतलब जो पहले से बने हुए हैं कंपाइलर में, वो है आपके इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, बूलियन है, ओके। यूज़र डिफाइन, जिसको यूज़र डिफाइन करेगा वो है स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। ये हम आगे देखेंगे, ओके, जब बेसिक से आगे चले जाएंगे ना तब। अब आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप में एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ये भी आगे का है, ओके। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपका हर जगह सेम ही रहने वाला है, ओके। अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड है जिसका मतलब कंप्यूटर को, सॉरी, कंपाइलर को पहले से पता है। वो 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, जो भी आपके सामने यहाँ पे। फिर हमने देखा था कि सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम का जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किसको क्या कहते हैं, किसका क्या यूज़ है, और अ, हम कैसे कोडिंग करते हैं। तो इसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये पूरे को हेडर फाइल हम कहेंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड जो हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं इसको। ये हमारे प्रोग्राम के साथ लगकर प्रोग्राम को पावर पहुंचाता है कि अब वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और स्टूडियो डॉट एच एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन स्टोर है, ताकि इसका अगर हम एज अ हेड पे यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ें स्टोर है उसका यूज़ हम कर पाएंगे। जैसे प्रिंटफ इसके अंदर स्टोर है, स्कैनफ इसके अंदर स्टोर है, और भी बहुत कुछ स्टोर है इसके अंदर। इंट मेन क्या है? तो मेन एक फंक्शन है, और इंट ये यहाँ के रिटर्न ज़ीरो के लिए है। ज़ीरो क्या है आपका? एक डिजिट है। तो जब हम ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पे इंट हमें लगाना होगा कि इंटीजर के लिए एक ज़ीरो लगाना है, जैसे डेटा टाइप डिसाइड कर रहा था ना वेरिएबल के केस में, तो वैसे ही। किसी की माइक ऑन है, ऑफ कर लेना प्लीज़। जैसे मैं यहाँ पे इंट लिखकर, ए लिखकर इसके अंदर 5 स्टोर किया, तो ये मेरा डेटा टाइप है। ये इंट की वजह से मैं इसमें 5 स्टोर कर पा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे कैर कर दूँ तो इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही होगा कि ये जैसे इंट है मतलब इंटीजर को सपोर्ट करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़ीरो हम इसलिए लगाएंगे। और प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि हम आउटपुट शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और ये प्रिंटफ डिफाइन है किसके अंदर? आपका स्टूडियो डॉट एच के अंदर ये डिफाइन है, ओके। और फिर हेलो भारत क्या है? ये डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है हेलो भारत, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंट होगा। फिर रिटर्न ज़ीरो से हम बाहर चले आएंगे। रिटर्न ज़ीरो कहने का मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, हम ये ओएस को बताते हैं, ठीक है। बता दिया ये सारा कुछ। सेमी कॉलन क्या होता है? जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप है वैसे ही हिंदी में पूर्ण विराम है, वैसे ही यहाँ पे सेमी कॉलन है। डॉट एच जहाँ रहेगा वो हेडर फाइल होता है। अ, और सेमी कॉलन हमें हर इंस्ट्रक्शंस के बाद यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इस पर। सेमी कॉलन जैसे ये है ना, इसे कहते हैं सेमी कॉलन। अब हम क्या बात करते हैं? कमेंट अब देखेंगे पहले। कमेंट क्या होता है? जैसे हमने देखा होगा कि फेसबुक पे कोई पोस्ट है या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट है तो कमेंट हम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही कमेंट मतलब एक हेल्प के लिए करते हैं यहाँ पे जनरली, ओके। जैसे कि मुझे ये प्रिंट करना है, हेलो। हाँ आरती, ये सभी के साथ हो रहा है क्या? हेलो। ओके, मैं एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करता हूँ, ठीक है।
बताना आप, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं दिख रही है। अभी शेयर हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। अब नहीं। नहीं दिख रही? सब कुछ दिख रहा है भैया, बढ़िया दिख रहा है सही से। तो फिर आरती आपके साइड कुछ प्रॉब्लम है, फ़ोन से यूज़ कर रहे हो या फिर पीसी से, मतलब लैपटॉप से? फ़ोन में तो ऐसे ही छोटा आता होगा। लीव करके ज्वाइन करो एक बार। सही है अब? ओके। हम क्या बात कर रहे थे? कमेंट की बात कर रहे थे कि जैसे मैं अब देखो इसे अगर रन करता हूँ तो देखो ये मेरा 5 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये क्या आ रहा है? 5 प्रिंट हो रहा है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ का ये फर्स्ट कोडिंग करा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेव करके रख लूँ अपने पीसी में, और जब इसे खोलूँ तो मुझे देख कर ही पता चले कि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट प्रोग्राम है। तो अगर आप 100 प्रोग्राम सेव करके रखे हो तो आप कैसे पता करोगे? इसी टाइप का, मान लो कि अगले में आपने 7 प्रिंट करा दिया, अगले में 10 प्रिंट करा दिया, तो ऐसा ही आप सेव करके रखे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है? एक आप कर सकते हो कि फाइल का ही नाम फर्स्ट प्रोग्राम से सेव कर सकते हो, लेकिन फाइल के अंदर भी तो लिख सकते हो। तो वो चीज़ें हम करते हैं कमेंट। कुछ अपने हेल्प के लिए हम अगर लिखना चाहें, जैसे अगर आप यहाँ पे लिख दो स्टार्टिंग में, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखो माय फर्स्ट प्रोग्राम मैंने लिख दिया। अब इसे रन करूँगा तो कोई एरर आएगा? नहीं आएगा। तो कमेंट हम बीच में कहीं भी कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए हम टू स्लैश का यूज़ करते हैं। ये क्या है? स्लैश। 2 स्लैश हम लगाएंगे और उसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो एज अ कमेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर इसे हटा दे तो, इसे हटा देंगे तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखो एरर शो कर रहे हैं। सही है आरती? हेलो, आया सभी? अच्छा, नहीं अभी ज्वाइन कर लिया उसने, देखो। हाँ अब सही है। ओके कोई नहीं। आप क्या बोलो, इसके बाद रुक कर पूछ लेना, या फिर ट्राई करो यार अपने फ़ोन में ना डेटा 400 500 बचा के रखने का। ख़त्म होने के बाद ही ऐसी प्रॉब्लम होती है जनरली। चलो मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली। जिस जिसकी छूटेगी ना, वो वीडियो के लिए मुझे कहना, मैं पर्सनली उन्हें लिंक शेयर कर दूंगा। तो कमेंट हमने देखा, कमेंट क्या करते हैं कि हम स्लैश लगा देते हैं 2, और वो हमारा कमेंट हो जाता है। मतलब बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने हेल्प के लिए, वो डबल स्लैश से हम लिख रहे होंगे। ओके, तो वही है, कमेंट्स आर यूज टू क्लियरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज। हम कुछ क्लियर करने के लिए, कुछ मतलब अपने हेल्प के लिए लिखते हैं अपने प्लेन लैंग्वेज में, जिसमें कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ अ वे फॉर अस टू ऐड नोट्स टू आवर प्रोग्राम। ये ओ यू आर के बाद ई आ गया है, इसे कंसिडर मत करना आप, ठीक है। तो कह रहा है कि एक तरह का नोट्स हो गया जो कि हम अपने प्रोग्राम में बीच में ऐड कर सकते हैं। तो सभी को समझ में आई है कमेंट वाला पॉइंट? ठीक है, देखो कमेंट ये 5 प्रिंट हो रहा है।
तो ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन में मैंने कमेंट कर दिया। अब मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो भी मैं लिखूँ इसी में, ऊपर में क्वेश्चन लिख दूँ और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। तो उसमें क्वेश्चन 10 लाइन का अगर हो गया, मेरा 5 लाइन का हो गया, तो हर लाइन में ये लगाना होगा। हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट भी हम किसी और चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब बीच में मैं मान लो कि कुछ भी लिखता हूँ, देखो ये 5 लाइन का प्रोग्राम है, मतलब कमेंट मैंने किया है। तो इसे कैसे हम कमेंट आउट कर सकते हैं, एक तो हमारे पास है कि सारे में ऐसे लगाएं, ठीक है। सारे में अगर ये लगाएंगे तो भी हमारा सही रहेगा, लेकिन ये सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कोडिंग हमारा इजी हो, हमारे लिए चीज़ें समझना इजी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। उसके लिए एक फॉरवर्ड स्लैश और फिर एक स्टार, और फिर जहाँ पे हमें ख़त्म करना है वहाँ पे एक स्टार और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश। देखो इतना दूर ये कमेंट आउट हो गया, ओके। तो सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे करेंगे, 2 डबल स्लैश का यूज़ करके। मल्टी लाइन कमेंट हम करेंगे एक सिंगल लाइन, एक सिंगल स्लैश, फिर स्टार, और फिर लास्ट में पहले स्टार, फिर उसके बाद सिंगल स्लैश। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ओके, और यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर भूलो तो यहाँ पे एग्जांपल है। सिंगल लाइन कमेंट, वी यूज टू फॉरवर्ड स्लैश फॉर सिंगल लाइन कमेंट। जैसे दिस इज कमेंट करके मैंने यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट बताया, वी यूज 1 फॉरवर्ड स्लैश एंड 1 स्टार एट स्टार्टिंग एंड 1 स्टार एंड 1 फॉरवर्ड स्लैश एट एंडिंग। एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार स्टार्टिंग में, फिर एंडिंग में पहले स्टार और एक ये स्लैश। अब आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन पे। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, ये जो हमने देखा था studio.h, ये भी एक तरह का हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है, ओके। तो लाइब्रेरी फंक्शन अभी हम वही देखेंगे कि है क्या ये चीज़। C हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ यूज टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम इससे कुछ स्पेसिफिक टास्क करवा सकें, ओके। जैसे कि printf का यूज़ करवाना, scanf का यूज़ कराना, printf के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराना, scanf के थ्रू यूज़र से इनपुट लेना। तो ये सारी चीज़ें हम लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू ही कर पा रहे हैं। और वो कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, वो है studio.h। तो अब कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन है सी में, सी में आपका studio.h, conio.h जो कि जनरली टर्बो सी में यूज़ होता था, ओके। string.h, वो स्ट्रिंग जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिर स्टैंडर्ड lib है ये, मतलब ये लाइब्रेरी होता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, math.h। अब ये math.h का यूज़ क्यों करते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के लिए। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ और कुछ कुछ मैथ्स के ऐसे साइन है ना जिनका यूज़ के लिए करते हैं। जैसे 2 टू द पावर अगर 5 मुझे निकालना है तो मैं studio.h के थ्रू नहीं निकाल सकता, मुझे वहाँ पे math.h यूज़ करना होगा, ठीक है। time.h क्या है ये भी हम आगे करेंगे तो पता चलेगा। फिर ctype.h। अब देखो जैसे मैंने बोला कि studio.h में स्टोर है, क्या क्या स्टोर है, देखो printf है, scanf, ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें हैं, getc है, gets है, getchar, puts, ऐसे करके बहुत सारी ये लाइब्रेरी है studio.h। studio.h एक लाइब्रेरी फंक्शन है और इसमें ये सारे फंक्शन आपके स्टोर हैं, ओके। printf, scanf, getc, gets, getchar, तो एक लाइब्रेरी है जिसमें ये सारे बुक रखे हुए हैं। अब इस लाइब्रेरी में अगर हम जाते हैं और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इस लाइब्रेरी को अगर यूज़ करते हैं तो इनमें से कोई सा भी बुक हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बुक वाला जो पॉइंट है वो मैंने समझाने के लिए बोला है, उसको रिलेट मत करना। आपसे क्वेश्चन आए तो लिखना मत उसमें, मैं बस समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो बुक यूज़ कर सकते हैं ना, वैसे ही ये एक आपका लाइब्रेरी फंक्शन है। इस फंक्शन में आने के बाद ये सारे फंक्शन डिफाइन है, तो इस फंक्शन को जब हम हेडर फाइल के तौर पे यूज़ करते हैं लाइब्रेरी फाइल को, तो फिर ये सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। 2-3 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, तो आज आपके वो क्या कहते हैं उसको, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है,
ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ तक सीख लिया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मतलब ओवरऑल प्रोग्राम तो पता ही है कि क्या वर्क करता है, लेकिन अभी एक लाइन रह गया है यहाँ वाला डिस्कस करना, आज वो डिस्कस करेंगे। अब बताओ ये जो है स्टार्टिंग 1 से लेके 5 तक में कोई प्रॉब्लम ये लाइन में क्या कैसे हुआ, या फिर ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर में, और इसका भी हमने यूज़ जान लिया है कि प्रिंटफ का यूज़ होता है आउटपुट शो करने के लिए, मतलब प्रिंट करने के लिए। अब ये %d क्या है और फिर ये a क्या है, अब इसका आज डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ क्यों करते हैं? द फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज इन C फॉर इनपुट एंड आउटपुट लैंग्वेज। अगर हमें कुछ इनपुट लेना है यूज़र से, ओके, यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है या फिर कोई आउटपुट देना है स्क्रीन पे, हमने कुछ ऐड किया या फिर कोई नंबर लिया और वो चाह रहे हैं स्क्रीन पे शो हो, तो जब तक हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ ना करें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मतलब वो चीज़ शो नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उस चीज़ को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाँ बताओ विलेन, क्या दिक्कत है? हम्म हम्म आते हैं, अभी तो मैंने बस स्टार्ट ही किया है बताना। अभी पेशेंस, मतलब पेशेंस रखो, पहुंचेंगे वहां पे। Using this concept, the compiler can understand that what type of data is in a variable during taking input। समझो इसको। Using this concept, the compiler can understand। इस concept का use करके, मतलब format specifier का use करके compiler समझता है कि that what type of data is in variable। variable में कौन सा type का data रखा हुआ है, मतलब यहाँ देखो, ये हमारा डेटा टाइप डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा इसके अंदर स्टोर होगा वेरिएबल के अंदर, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उससे हमें ये पता चलता है कंपाइलर को कि इसके अंदर स्टोर कौन सा है। डेटा टाइप के थ्रू तो हमने स्टोर कर दिया, अब मान लो कि इंट स्टोर कर दिया। अब आते हैं उस पॉइंट पे अभी आगे, तो वही कह रहा है कि हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर्ड है। जैसे वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन एंड प्रिंटिंग यूजिंग द प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ और स्कैनफ में यूज़ करेंगे। चलो आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे। तो अब इंटीजर को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि %d है आपका, ठीक है। %d किस लिए हम यूज़ करेंगे? इंटीजर को बताने के लिए। जैसे इंटीजर है मेरा, इंटीजर डेटा ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है, इसको बताने के लिए हम %d यूज़ करेंगे, ओके। या फिर %i भी यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, %d या %i। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ क्यों करते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसको बताने के लिए। सभी को आ रहा है समझ? हेलो, ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट बताना, इसको अच्छे से समझो पहले कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी है ना, वो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जो वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी है, इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट कराना है मुझे 5, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि वो वैल्यू है कौन सी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे %, यहाँ पे मैं कर देता हूँ %d इज इक्वल टू %i। किसके लिए यूज़ होता है? इंटीजर के लिए। तो अगर मुझे इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रिंटफ में मैं गया, ठीक है। प्रिंटफ में जाने के बाद जो चीज़ें प्रिंट करनी है उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना था? हेलो भारत। तो ये हेलो भारत किसके अंदर है लिखा हुआ? आपका डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ना। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है? आपका 5 वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो 5 जो है वो इंटीजर है, वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर है, तो मैं यहाँ पे आई लिखूंगा। आई फॉर इंटीजर होता है %i या फिर %d, ठीक है।
और फिर कॉमा लगाकर किसकी वैल्यू, परसेंट डी तो कह दिया मैंने, फिर किसकी परसेंट डी वैल्यू, तो ए की, ए में जो वैल्यू स्टोर है ना वो, तो ये वाला वैल्यू हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया, तो अब हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? किसी को? अच्छा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा क्या होता है, परसेंट डी है। परसेंट डी किसके लिए हो गया आपका, इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर। अब ये परसेंट डी क्या बताता है, तो जैसे अगर हमने ए में वैल्यू स्टोर किया 5, ओके, तो 5 मेरा जो वैल्यू है वो शो होना चाहिए कंपाइलर को कि 5 क्या है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहले एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, देखो इसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 5, ओके। पहले इंट मेन था, इंट मेन के नीचे अब ये कर रहे हैं। अब मुझे अगर प्रिंट कराना है इसे, ठीक है, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपका सेम यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ें हमें प्रिंट करानी है, ओके। तो हमें क्या प्रिंट कराना है इसमें, बता सकता है कोई? ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, राइट। ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 तो डिजिट है, अगर मैं 5 लिख दूंगा तो 5 डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ए के अंदर जो स्टोर है वो प्रिंट कराना है। तो ए के अंदर पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे परसेंट डी यूज़ करूँगा, ठीक है, परसेंट डी या फिर परसेंट आई। तो ए के अंदर जो मेरा स्टोर्ड है ना वो हो जाएगा आपका प्रिंट। समझ में आ रहा है? जिसे समझ नहीं आया था उन्हें, तो जैसे अभी हमने देखा, इसकी यार छोटी होती, एक मिनट रुक जाओ। तो हमने अगर यहाँ पे इंट रखा है, इंट ए इज इक्वल टू अगर हमने 5 रखा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट या तो परसेंट डी यूज़ करेंगे या फिर क्या यूज़ करेंगे, परसेंट आई, ओके। इन दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे, दोनों का ही मतलब सेम होता है, सॉरी, परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट आई, ठीक है। जैसे एक आदमी का 2 नाम रहता है ना, वैसे ही परसेंट डी कह लो या फिर परसेंट आई कह लो। जब हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू जो इसके अंदर प्रिंट स्टोर्ड है वो वैल्यू प्रिंट होगी हमारी। तो इंटीजर के लिए तो हमने देख लिया परसेंट डी। अब जो फ्लोट, फ्लोट मतलब रियल वैल्यूज़। अब मान लो ये था, अब रियल वैल्यूज़ क्या है हमारी, रियल वैल्यू मतलब जब हम यहाँ पे फ्लोट करेंगे, फ्लोट में a इज इक्वल टू 5.1 है, ठीक है। अब a इज इक्वल टू ये 5.1 प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ परसेंट एफ। फ्लोट के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंट एफ, ठीक है। किसने पूछा था, क्लियर हुआ आपको? परसेंट एफ मतलब ये रियल वैल्यू हम चाह रहे हैं कि शो हो, तो ये परसेंट एफ से आपका शो हो जाएगा। हाँ, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी पहले एग्जाम्पल कर ही लेते हैं इस पर। कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार करेंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें बेसिक पे ही टाइम लगाने की ज़रूरत है। बेसिक अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना तो फिर आगे उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला हमें। जैसे देखो, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना था 5 जो ए के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो ए के अंदर जो स्टोर था इसके लिए मैंने परसेंट डी लगाया और मेरा 5 प्रिंट हो गया। अभी मैं इस ए पे आएंगे, ओके, क्या है ये। अब यहाँ पे मान लो कि फ्लोट है,
FLOAT। तो भैया फ्लोट है, लेकिन हम यहाँ पे अगर % ही लिखें तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट नहीं होगा, आप देख लो, एरर आ जाएगा। देखो एरर शो कर रहा है, मैंने इसके अंदर 5 स्टोर किया है और ये कुछ खुद से नंबर दे रहा है इतना बड़ा सा, पहले वार्निंग दिया और फिर खुद से कुछ गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे %f लगाऊंगा मैं, %f लगाऊंगा तो अब ये फ्लोट वैल्यू शो करेगा, मतलब रियल वैल्यू। देखो फ्लोट किस लिए हम यूज़ करते हैं? रियल वैल्यूज़ के लिए। 5.00 यहाँ सिर्फ 5 था तो इसने पॉइंट के बाद 00 खुद से ले लिए। अब मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 5 लिख दूँ तो अब देखो क्लियर है सभी को? फ्लोट में %f यूज़ करेंगे। जिसने पूछा था कि एक बार और, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि % इंटीजर के लिए यूज़ किया, %f हमने रियल वैल्यूज़ के लिए किया या फिर फ्लोट वैल्यूज़ के लिए या फिर डेसिमल वैल्यू के लिए, तीनों का मतलब एक ही है। %c किस लिए यूज़ करेंगे हम? %c यूज़ करेंगे कैरेक्टर्स के लिए। ओके, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ABCD अगर मुझे प्रिंट करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट यूज़ करेंगे %c। तो थर्ड केस जो बनेगा हमारा वो, यहाँ पे हमने इसमें इंट लिखा है, यहाँ पे फ्लोट लिखा है। आप बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ मैं अगर कैरेक्टर का प्रिंट कराना है? मतलब एग्जैक्टली कैर करूँगा मैं। अब ए के अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, वो आप, तो जिसके आगे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा दूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कुछ भी लिख दूँ तो वो एक कैरेक्टर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे बी अगर लिख दूँ, ठीक है, तो मुझे प्रिंट क्या कराना पड़ेगा? %c एग्जैक्टली। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो %c से जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओके, ये आउटपुट क्या आएगा मेरा? b आएगा। अब एग्जांपल देख लो आप, जैसे 5.12345 जो भी है। अब इसमें मैं, ठीक है, मैंने ए प्रिंट कराना है तो क्या ये फ्लोट रख के %f रख के मेरा प्रिंट हो जाएगा? देखो कुछ भी प्रिंट हो रहा है, 97 प्रिंट हो रहा है, वो मैंने बताया था ए को क्या मानता है, वो 97 स्काई वैल्यू के थ्रू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसे कैर करूं तो प्रिंट होगा? अब भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे %f है। अब मैं इसे %c करता हूँ तो प्रिंट होगा। तो एग्जैक्टली अब हमारा प्रिंट हो रहा है ए। क्लियर है सभी को? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दो। रघुवीर, राखी, क्लियर है अब? ओके ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। जैसे मैंने अगर ये लिखा अंदर, द वैल्यू ऑफ ए इज %c, ठीक है, तो अब ये इतना तो एज यूजुअल लिख कर आएगा, लेकिन %c लगाया है मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ ए इज %c, मतलब ए का जो वैल्यू है वो %c ऐसे, जैसे यहाँ पे अगर मैंने इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, तो देखो क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ ए इज, ये जो मैंने ग्रीन आपका जो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें एज यूजुअल प्रिंट होती है, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? वैल्यू प्रिंट करता है। कहाँ की वैल्यू प्रिंट करता है? तो जो हमारे वेरिएबल में स्टोर है ना, वो वैल्यू प्रिंट करता है। तो वेरिएबल में वैल्यू %c प्रिंट है, %c है, तो
तो इसने इसलिए यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी करूँ, जेड करूँ, तो ये जेड प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जेड। तो ये कैसे परसेंट सी को पता चल रहा है कि अब मान लो कि मैंने 2 बना लिए, कंट्रोल प्लस सी, अब मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी नाम का और इसके अंदर स्टोर कर दिया के, ठीक है। तो अब मैं परसेंट सी बोलूँ प्रिंट करने, तो अभी भी ये जेड प्रिंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू। तो परसेंट सी को कैसे पता चल रहा है कि जो फर्स्ट में वैल्यू लिखी है इसी को प्रिंट करना है, तो परसेंट सी को ये वाले ए से पता चल रहा है, कॉमा देकर जो हमने ए लगाया है ना, कॉमा लगाने के बाद ए लगाया है, उससे पता चल रहा है कि जो फर्स्ट में हमारा वेरिएबल बनाया हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। समझ आया अब सभी को कि ये ए का यूज़ क्यों करते हैं? तो अगर ऐसे ही करके बहुत सारा, मुझे बी का भी वैल्यू प्रिंट कराना है, सी का भी प्रिंट कराना है, तो उतनी बार आप करते जाओ। ओके, जैसे मैंने ए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट सी लिखा, ठीक है। तो परसेंट सी में ये जेड प्रिंट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, बाकी सब एज यूजुअल प्रिंट कर दिया इसने, लेकिन परसेंट सी लिखने की वजह से इसने जेड प्रिंट किया। मतलब परसेंट सी का मतलब कैरेक्टर की वैल्यू ले रहा है और प्रिंट कर रहा है। तो ये इसी कैरेक्टर, ये जेड को ही प्रिंट क्यों कर रहा है जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है? इसे तो के भी कर देना चाहिए था या फिर के करना चाहिए था, कोई भी कर सकता था, इसने इसी को क्यों किया? इसी को इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है कि ए का प्रिंट करो। अगर मैं इसे ए को हटा के यहाँ पे बी कर दूँ तो अब ये यहाँ पे देखो जेड प्रिंट कर रहा था पहले से, अब ये जेड ना प्रिंट करके क्या करेगा, ये के प्रिंट कर रहा है। आया समझ सभी को? मेहुल कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्टली बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। हाँ 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 कर देंगे, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर सभी को? आते हैं उस पॉइंट पे कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो अभी जैसे अब हम इसे इंट बनाते हैं, इंट मैंने बना दिया और इंट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 5। तो यहाँ पे परसेंट सी रहने दूँ या फिर कुछ और लगाऊं? करते हैं, अभी जो ये वाला कर रहे हैं पहले उसके लिए बताओ, यहाँ पे परसेंट सी होगा या कुछ और होगा? क्यों परसेंट? यहाँ पे बी है, बी है मतलब मैं इस वैल्यू की बात, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पे परसेंट सी होगा। लेकिन अगर मुझे प्रिंट कराना है ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मुझे परसेंट बी लगाना होगा और यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इसे ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली भी वैल्यू प्रिंट हो जाए मेरी, बी इज इक्वल टू जो के है, अब द वैल्यू ऑफ बी है आपका, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, बी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे दोनों चीज़ें चेंज करनी होगी, यहाँ पे परसेंट सी और यहाँ पे बी। क्लियर है? अब देखो कैसे ये प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, पहले ये प्रिंट हो रहा है आपका, और फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू के। एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है ना। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करेंगे, \n यूज करेंगे, ओके। देखो अब दोनों अलग अलग लाइन में है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू के।
अब बात कर लेते हैं एक फ्लोट की। हमने इंट देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, अब एक फ्लोट देख लेते हैं। एफ फ्लोट, फ्लोट मान लो कि कोई वेरिएबल है मेरे पास जी। जी में हमने कोई फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करी हुई है 82.5। तो अब इसे अगर प्रिंट कराना चाहें हम तो क्या करना होगा हमें, द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमने रखा है जी, द वैल्यू ऑफ जी इज कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ जो भी लिखेंगे हम वो चीज़ें प्रिंट कर देगा। इसमें स्मॉल कैपिटल की बात नहीं करेंगे, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हम प्रिंट जिसकी वजह से हो रहा है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए लिख दें तो ये कंफ्यूज कर जाएगा कि ये वाली वैल्यू स्मॉल ए में स्टोर है, कैपिटल ए क्या कहना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी आगे हम देखेंगे, उससे आ जाएगा समझ में। अब द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू %c, %c होगा नहीं, %f होगा। क्यों? क्योंकि जी में जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, तो मैंने %f कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ जी इज %f। तो कहाँ का %f मुझे प्रिंट कराना है, वो जो %f मुझे प्रिंट कराना है उस वो मुझे कॉमा के बाद लिखना होगा, तो जी में जो स्टोर्ड है वो प्रिंट कराना है, और मैंने अब इसे रन कर दिया। तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू के, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 82.5 प्रिंट हो गया। भैया फिर से सेम लाइन में प्रिंट हुआ है, फिर से यहाँ पे \n लगा लो, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। मतलब हमने इसमें एक और चीज़ सीखा कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए लास्ट में हम \n लिखते हैं। देखो, लास्ट में लिखें या फिर किसी चीज़ के स्टार्टिंग में लिखें, यहाँ पे भी अगर मैं \n लिखूंगा ना तो ये एक और लाइन नीचे चला जाएगा। देखो, \n कहीं भी लिख रहा हूँ तो वहाँ से नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। देखो, अब दो लाइन का गैप, एक लाइन का गैप था पहले, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन में था, अब एक लाइन का गैप आ गया। ये गैप आया है आपके इस \n की वजह से, और यहाँ वाला गैप आया है आपके इस \n की वजह से। भैया मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ तो क्या होगा, लगा कर देखो, एक ऊपर से भी गैप आ जाएगा। लगा दिया मैंने, अब देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंटेड है ना फर्स्ट लाइन पे, अब ये भी आ जाएगा सेकेंड लाइन पे मेरे। देखो, फर्स्ट लाइन छोड़ दिया इसने, सेकेंड लाइन पे प्रिंट हो गया। तो \n जहाँ से लगाएंगे वहाँ से नेक्स्ट लाइन में चीज़ें चली जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, ठीक है, बताना। अंशिका, हेलो। फ्लोट के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे? ओके, भारत, हेलो भारत। \n का यूज क्या है? नहीं पता। ओके, लविशा, तुम्हें भी नहीं पता? देव, देव चोपड़ा, जिसे पता है वो हैंड रेज कर लो। तो बाकियों को समझ में नहीं आ रहा? कितने लोगों ने कर रखा है? 2 3 4, बहुत ज़्यादा संख्या है जिन्हें नहीं पता \n, अभी मैंने बताया था। ओके, रघुवीर, अच्छा, अब ओके, तो हैंड रेस कर लो ना, कर रहा, ठीक है। राखी,
परसेंट सी का यूज किस लिए करते हैं? हाँ ठीक है। ओके, तो हमने ये देखा कि जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे हम कैसे प्रिंट करते हैं। अगर किसी के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर है, जैसे ये आपका सी प्लस प्लस में लिखने की ज़रूरत है परसेंट डी। जब हम सी प्लस प्लस सीखेंगे तो उसमें मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीजर है स्टोर तो ये प्रिंट करो, कैरेक्टर है तो परसेंट सी लगाएंगे तभी कैरेक्टर प्रिंट होगा। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना ए के अंदर 5, अगर हम परसेंट डी लगाएंगे तभी वो वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि अच्छा इसके अंदर तो ये वैल्यू प्रिंट है, मुझे ये करना है। ठीक है, अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, एरर बता देगा। ठीक है, तो ऐसा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कि जब हम परसेंट सी लगाएंगे मतलब अगर ये कैरेक्टर स्टोर है तो उसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, तो इतना ही है बेसिकली, तीन ही चीज़ों पे ज़्यादातर जोर है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। ओके, और डबल के लिए क्या हम करते हैं, डबल अगर रहेगा मेरा यहाँ पे, डबल अगर कर दूँ फ्लोट की जगह, वो अगर नहीं आएगा समझ में तो अभी ज़्यादा जोर नहीं देना, मैसअप हो जाएगा। नहीं तो देखो अभी जो हमारा है डबल भी, डबल की जो वैल्यू है वो भी एफ से प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एल एफ भी कर दें इसको तो भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। डबल के लिए जनरली एल एफ होता है, लेकिन अब मैंने उस दिन बताया था आपको कि अब फ्लोट और डबल जनरली एक ही लेता है, दोनों पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक की वैल्यू के लिए किया गया है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा डबल का आपको। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी चल रहा है क्या कि यहाँ पे फ्लोट जो है वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है लास्ट नंबर पे, ऐसा क्यों? उसे तो सेकंड यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, दूसरे नंबर पे प्रिंट होना चाहिए था। चल रहा है किसी के माइंड? एग्जैक्टली मतलब ऊपर में हम किसी भी सीक्वेंस में लिखें, ठीक है, पहले बी कर दें ए कर दें उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रिंट करते टाइम जिस सीक्वेंस में मेरा लिखा हुआ होगा उसी सीक्वेंस में मेरा प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करते टाइम पहले क्या प्रिंट किया है, ए प्रिंट किया है, फिर बी प्रिंट किया है, फिर जी प्रिंट किया है, इसलिए जी सबसे लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे जी है आपका सेकंड नंबर पे, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सेकंड में है। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क करेंगी। तो हमने देख लिया, अब आते हैं टू नंबर्स को ऐड करने पे कि भैया ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे। बेसिक जो था मेरा वो मैंने सीख लिया बिल्कुल। अब बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ, आज की क्लास में मज़ा नहीं आ रहा क्या? बहुत बच्चे लीव कर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। चलो, नेटवर्क इशू, कोई नहीं, हाँ आज हो सकता है मे बी, क्योंकि मेरे टाइम पे स्टार्टिंग में था। तो ऐड वाला बताऊं? चलो बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देंगे हम कि ऐड कैसे करते हैं। वैसे भी टाइम हो ही गया है। जैसे देखो इंट a इज इक्वल टू 5 लिखा है, फिर मैंने इंट b इज इक्वल टू लिखा 7। अब इन दोनों को मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे हम? तो एक इन दोनों का ऐड करेंगे हम। ओके, तो इसके लिए ये लिख देते हैं प्रिंट एफ करके दोनों का, इन दोनों का प्लस क्या आएगा मेरा, इंटीजर, इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, परसेंट डी। क्लियर है? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो परसेंट डी आएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, एक इंट सी नाम का बनाएंगे और सी बनाने के बाद इसमें हम कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम ये दोनों का ऐड करके इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए और बी कर दिया और परसेंट डी कर दिया, तो परसेंट डी कर दिया। अब मुझे प्रिंट करानी है किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, क्योंकि सी के अंदर ए और बी ऐड हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली कॉमा करके सी लिख दूंगा, तो जो सी की वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये देखो हो गई। ये सी की वैल्यू डी कैसे आ रही है, परसेंट डी होना चाहिए ना, हमने सिर्फ डी लिखा है। देखो 7 और 5 12 आ गया आपका। और हम चाहते हैं कि ऐसे लिखें कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, द सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज 12 आ गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो ऐसे आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिजिट शो करें, तो डिजिट शो करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं 5, और बी में क्या वैल्यू है मेरी 7 है। तो यहाँ पे अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो 5 and 7 इज 12 आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं ये जो 5 और 7 है ना, ये एज अ कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा रहे ना परसेंट के अलावा वो एज यूजुअल प्रिंट कर देगा। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम लिखें ए, लेकिन यहाँ से वैल्यू उठ के आए और प्रिंट हो। तो ए लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी लगाना होगा यहाँ, ठीक है। परसेंट डी लगाया, फिर से परसेंट डी लगाया, ठीक है, इज परसेंट डी। तो पहला परसेंट डी क्या होना चाहिए मेरा, पहला परसेंट डी होना चाहिए मेरा आपका ये क्या है ए, फिर दूसरा परसेंट डी मेरा क्या होना चाहिए बी, फिर तीसरा परसेंट डी किस लिए मैंने लगाया है, सी के लिए। द सम ऑफ परसेंट डी मतलब द सम ऑफ 5 एंड परसेंट डी मतलब 7 इज परसेंट डी, मतलब ये वाला रिजल्ट अब आएगा। तो उन तीनों के लिए लगा दिया है मैंने। अब देखो द सम ऑफ 5 and 7 इज 12। किसी ने पूछा था कि भैया अगर तीनों वैल्यू हम एक में प्रिंट कराना चाहें तो करा सकते हैं, तो ये देखो मैंने तीनों वैल्यू एक ही में प्रिंट कराई है। आया समझ, कॉम्प्लिकेट हो रहा है। हाँ बोलो। ए प्लस सी करके देखो, तो मैंने एक लेना पड़ेगा क्या, इंट डी। इंट डी में मैंने क्या बोला तुमने, ए और सी करूं, ए प्लस सी कर दिया मैंने, ठीक है। सी में वैल्यू क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ओके, तो यहाँ सी के जगह हम कर देते हैं डी, और यहाँ पे ए एंड सी, ठीक है ना। हाँ जी, हो गया प्रिंट, ठीक है। क्लियर है। कॉम्प्लिकेट हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बाकियों को नहीं आ रहा समझ, तो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी आएगा समझ। अच्छा, कितनों को नहीं आ रहा समझ, ये बताओ। रघुवीर, और कोई, और कोई रघुवीर के अलावा नहीं, कोई बात नहीं रघुवीर। देखो जनरली हमने इंट अलग अलग लिया था, अब हम इजी बनाते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए लिया, फिर उसके बाद इंट बी लिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बी में स्टोर किया 5, फिर सेमीकॉलन लगाया, और अब यहाँ पे प्रिंट मैंने कराया एक और इंट लेके
सी में उसकी वैल्यू स्टोर करी ए प्लस बी, और प्रिंट एफ लगाकर हमने द सम ऑफ ए एंड बी इज the sum of a and b is equal to %d। %d क्यों यूज कर रहे हैं ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें अब किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो बता देना। तो ये हम कर रहे हैं, तो देखो मेरी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। 1 मिनट, तो ये हम कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इंट बी, अब हमने इतना लंबा लंबा लाइन लिख दिया है, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे भी इंट बना सकते हैं। जैसे इंट 1 में तो लगा ही दिया है हमने ए करके, अगर हम इसी में बी बना दें और बी में अगर हम वैल्यू स्टोर कर दें 5, तो भी ये चीज़ें, अगर हम ये वाला लाइन नहीं लिखें तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। देखो वो मैंने इसलिए लिखा था कि अगर हम ऐसे भी लिखें b इज इक्वल टू 5, तो वो क्या समझ रहा होता है कंपाइलर, इंट b इज इक्वल टू 5 समझता है, ठीक है। तो भैया यहाँ भी हम लिख सकते हैं c को भी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट c लिख दो, और अब यहाँ से इंट हटा दो आप, तो भी आपका सेम होगा। द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 10, अभी भी आ रहा है, सम ऑफ a यहाँ से ले ले रहा है, b यहाँ से ले ले रहा है, और c तो हमने डेटा टाइप डिसाइड नहीं किया है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हमने डेटा टाइप डिसाइड कर दिया है इंट, इसी की वजह से यहाँ पे भी c ले ले रहा है। तो यहाँ पे भी हम c को ऐड कर सकते थे, ये वाला जो लाइन है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग लिख देंगे ये वाला लाइन, तो पहले से ही हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू मैंने, हाँ पहले मैंने क्या लिखा था, इंट a इज इक्वल टू 5, फिर सेकंड में इंट b इज इक्वल टू 5, थर्ड में इंट c इज इक्वल टू a प्लस b लिखा था, राइट। देख लो 1 मिनट, पहले में मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 5 इंट, दूसरे में लिखा है इंट b इज इक्वल टू 5, सेमी कॉलन लगाया है, तीसरे में लिखा है इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये जो चीज़ है ना आपका, ये किसके इक्वल है, अगर देखो यहाँ पे मेरा एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, 3 लाइनें चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन अगर इन सभी को एक लाइन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इंट, बस एक बार हमने इंट लगाया और इंट लिख के a लिखा और a में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5, अब फिर b लिखा, b में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5, और c लिखा, c में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी a प्लस b। तो भैया ये इंट इसका क्या, ये इंट कहाँ से ये ले रहा है, तो ये इंट जो एक हमने लगाया ना, ये एक वाला हेड वाला ही यहाँ पे भी सपोर्ट कर दे रहा है, और यही वाला इंट आपका यहाँ पे भी चला आ रहा है। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? रमन बताओ। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वो हमें अलग ही लाइन में करना होगा। यहाँ पे अगर हम इंट कर रहे हैं तो इंट वाला ही एक में रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इंट का ही जा सकता है एक में, दूसरा करने के लिए हमें दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इंट a b अगर हम चाहते हैं कि लिखें यहाँ पे
मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 5 और कैर b इज इक्वल टू 6, सॉरी कैर b इज इक्वल टू 6 भी चलेगा, बस कुछ भी कैरेक्टर हम बना सकते हैं, बस ये होना चाहिए। लेकिन अभी इसको अगर हम करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ओ कर देता हूँ मैं, ठीक है। b इज इक्वल टू ओ। तो अब अगर कोई पूछे कि इन दोनों को हम एक ही लाइन में नहीं लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें फिर सेमीकोलन के बाद लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? इंट a इज इक्वल टू 5 लिख दिया हमने, सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन का मतलब ही होता है कि एक बात हमने पूरी कर ली। फिर अब यहाँ पे लिख दो कैर। क्लियर है? तो यही चीज़ें हैं। कल इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। बच्चे कुछ लीव कर गए हैं, 15 ही हैं, 10 बच्चे नहीं हैं, ठीक है। बोलो सनी। बताओ। ठीक है भाई, सनी बताओ कोई प्रॉब्लम? चेक कर रहा हूँ मैं। इंट a इज इक्वल टू 5 इंट b इज इक्वल टू 7 बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a एंड b इज इक्वल टू परसेंट डी, 2 बार क्यों? नहीं, एक ही बार हो सकता है, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन आप ऐसे करो इसको, देखो ये अगर हम एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं ना तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं बनाना है मेरे को, आप बस डायरेक्ट ए और बी मैंने दे दिया, आप ऐड करके दिखाओ मुझे कैसे होगा ऐड। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो a प्लस बी, परसेंट डी एक ही आएगा आपका। a प्लस बी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया तो भी आपका प्रिंट सेम होगा। देखो 5 और 5 का वैल्यू 10 दे रहा है, तो हम यहाँ पे भी ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं, बट प्रिफर करते हैं कि अलग से बना लें, ठीक है। क्या बोल रहे हो? परसेंट डी एक ही आएगा ना भाई, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर कितना क्या आएगा हमारा रिजल्ट? जोड़ने के बाद 2 रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी एक और दे देता हूँ, देखो तो क्या होगा हमारा कि 2 वैल्यू प्रिंट होगी। 10 2 बार प्रिंट हो जाएगा हमारा, लेकिन नहीं 2 बार, क्योंकि हमने ये एक ही बार दिया है। एरर कुछ कर रहा है और 105 कुछ गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है। तो ये a प्लस बी अगर हम एक और बार लिख दें तब 2 वैल्यू प्रिंट होगी। 10 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन a प्लस बी हमने लिखा है ये ऐसा, तो और हमने यहाँ पे 2% डी लिख दिया है, तो ये कंफ्यूज कर जाएगा कि 1% डी का तो मतलब समझ गए कि इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करना है। एक और परसेंट डी किस लिए करूँ, इसे समझ में नहीं आएगा। एक और परसेंट डी किस लिए प्रिंट करना है, तो एक और परसेंट डी प्रिंट करने के लिए हमें कॉमा देकर फिर से लगाना पड़ेगा कि हाँ इसलिए प्रिंट करो। ये ए अगर मैंने लिखा तो अब ये 1% डी से क्या प्रिंट करेगा, a प्लस बी ये वैल्यू प्रिंट करेगा, और 1% डी से a का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 5 है, तो वो प्रिंट करेगा। अब देखो मैं अगर रन करूं तो 105 प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये 105 वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2% ही एक साथ है। \n अगर लगा दूं यहाँ पे तो अब 5 नीचे प्रिंट हो जाएगा, 10 ऊपर प्रिंट होगा, देखो ठीक है। तो यहाँ पे लगा दूं देंगे तो क्या 10 में से 1 ऊपर प्रिंट होगा, 0 अलग प्रिंट होगा? नहीं। अगर मैं यहाँ पे \n लगाऊं तो 10 नीचे चला जाएगा, 10 नीचे चला गया। ये 10 ऐड अलग नहीं होगा, ये 105 अलग इसलिए हो गया था क्योंकि 10 अलग पार्ट था, 5 अलग पार्ट था। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। आप उसे 100 बार प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप उसे 100 टाइम्स प्रिंट कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एनडी लगाते जाओ और जो प्रिंट करना है। माइक पूछने के बाद ऑफ कर लेना, क्योंकि ना कुछ साउंड आते रहता है। ओके, अब मैंने परसेंट डी कर दिया, देखो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ये 1010 2 बार हो जा रहा है, लेकिन ये 1010 नहीं है, ये 1010 है। बीच में आप \n लगा लो,
तब ये tan tan अलग अलग प्रिंट होगा। क्लियर है? तो हम ऐसे भी a+b करके यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि दोनों में से कोई एक टास्क परफॉर्म करो आप, लेकिन अलग से अगर आप बना लेते हो वेरिएबल तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। ओके, अब बताओ आज जितना